Hello everyone, welcome to my channel Biologist Shuzma and I am your tutor Uzma here. So this is part 3 video of cell cycle. So here we will study different molecular events which occurs in cell cycle. ठीक है. So in the previous video you have seen the introduction, what is cell cycle and cycline CDK complexes आपने देखे होंगे. So if you have not watched that video, go first watch that and then come to this video. Okay. So यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आपने साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं तो वो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस अब कैसे हेल्प करेंगे डिफरेंट स्टेजेस से सेल को प्रोसीड करने में. फॉर एग्जांपल G1 से S फेज में सेल कैसे आएगा, S से G2 में कैसे आएगा और G2 से M फेज में कैसे आएगा और M फेज के बाद फर्दर फिर से ये साइकिल कैसे स्टार्ट होगी, ये हम देखेंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट ऑल डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच अकर एट G1 स्टेज और G2 स्टेज में क्या होता है, ये दोनों हम देखेंगे. S फेज जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो दैट वी विल नॉट सी इन दिस वीडियो. M फेज का जो रेगुलेशन है, जो MCDKs है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, इन डिटेल. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू फर्स्ट दिस G1 फेज. तो G1 में हम देखेंगे रोल ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा और RB जीन कैसे वो रेगुलेशन में हेल्प करता है. ठीक है. सो जो हमारे G1 के साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्सेस हैं, G1 साइक्लिन एंड CDK जो हैं वो कौन से हैं, वी हैव साइक्लिन D और कौन सा है CDK4. ये G1 में एक्टिव रहते हैं. तो क्या होता है, G1 इज़ द स्टार्टिंग फेज. सो आपका ये सेल है, ठीक है, सेल को कुछ सिग्नल मिलता है. ठीक है, और वो कौन सा सिग्नल है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, ग्रोथ का सिग्नल है. तो कुछ ग्रोथ फैक्टर जो है इस सेल के सरफेस पे, सेल के रिसेप्टर पे आके बाइंड करेंगे. जैसे ही ये बाइंड करेंगे, ठीक है, सो फिर इससे चलेगी एक सिग्नलिंग जिसको हम बोलते हैं रैस मैप पाथवे. ठीक है. ठीक है, अगर सेल सिग्नलिंग आपने पढ़ी होगी तो यू नो अबाउट दिस, अदरवाइज वीडियो डाला जाएगा इस पे. सो रैस मैप पाथवे की वजह से क्या होगा, फाइनली कोई भी सिग्नलिंग क्या करती है, इन दी एंड किसी ना किसी जीन का एक्सप्रेशन होता है. ठीक है. तो इस पाथवे से क्या होगा, आपके कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे, कौन से प्रोटीन बनेंगे, G1 के जो साइक्लिन CDK है ना, उनका सिंथेसिस होगा. ठीक है. और वो कौन से हैं आपके साइक्लिन G1 के साइक्लिन D और CDK4. सो सबसे पहला स्टेप है आपका कि सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन D एंड CDK. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें तो आपका ग्रोथ सिग्नल आया. ठीक है, उससे आपका रैस मैप पाथवे चला. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो गया, क्या हुआ, आपका साइक्लिन D सिंथेसाइज हुआ. फिर इसकी वजह से आपका CDK4 जो है एक्टिव हुआ. अब बाकी का जो भी फंक्शन है वो ये करेगा. ठीक है. अब ये क्या करेगा, ये करेगा यूं कि आपका DNA है, क्योंकि हमें G1 से आगे कहाँ जाना है, S फेज में जाना है. इट मीन्स टू से जो S फेज के साइक्लिन और CDK हैं अब उनका सिंथेसिस होना चाहिए. और S फेज में क्या होता है,
आपका क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन भी चाहिए, तो उन सारे जीन का एक्सप्रेशन हमें करवाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये डीएनए आपका, इस डीएनए पे जो है एस फेस के साइक्लिन होंगे, एस फेस के जो साइक्लिन हैं उनके जीन होंगे। और कौन कौन से हैं एस फेस के साइक्लिन के जीन? एस फेस का साइक्लिन है साइक्लिन ए, ठीक है, ये एस सी डी के है, ठीक है, एस साइक्लिन या एस सी डी के कॉम्प्लेक्स है। दूसरा है G1 से एस फेस के जो ट्रांजिशन है वहाँ पे भी एक साइक्लिन चाहिए होता है और उसको बोलते हैं हम साइक्लिन ई। तो इसका भी सिंथेसिस चाहिए, ठीक है। सो इस डीएनए पे आपके साइक्लिन ए के जीन हैं, साइक्लिन ई और साइक्लिन ए दोनों के जीन हैं, दोनों का सिंथेसिस करवाना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस जीन को सिंथेसाइज करवाने के लिए हमें चाहिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और वो कौन है? E2F, ठीक है। ये इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाता, फाइन, बट ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनएक्टिव है, ये एज ए रिप्रेसर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस E2F के ऊपर एक इसका नेगेटिव रेगुलेटर बाइंड है जिसको बोलते हैं हम RB। RB क्या है? इट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, क्योंकि ये रेटिना के कैंसर में ये जीन डिस्कवर हुआ था, ठीक है, इसलिए इसका नाम रेटिनोब्लास्टोमा है। तो ये इस E2F से बाइंड किए हुए रहता है, जिसकी वजह से इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और जो सेल है सेल साइकिल G1 से S फेस की तरफ नहीं जा पाती है, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ग्रोथ फैक्टर मिला है सेल को, तो ये G1 से S की तरफ प्रोग्रेस करे। तो इट मीन्स टू से हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा, इस रेटिनोब्लास्टोमा RB जो नेगेटिव रेगुलेटर है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और E2F को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये आराम से इन साइक्लिन्स का एक्सप्रेशन करवाए। वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो हमने यहाँ देखा था हमारा साइक्लिन D एंड CDK4 बन गया था हमारा। ये क्या करेगा? जो आपके ये RB हैं इनका करवा देगा ये फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और इससे क्या बाइंड था? ये किसको नेगेटिवली रिप्रेस किए हुआ था? E2F को। लेकिन इनिशियली क्या होगा? अभी ये सिर्फ हाइपोफॉस्फोराइलेटेड है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में भी ये इसको इनहिबिट करेगा, ये यहाँ से E2F रिलीज़ नहीं होगा। तो फिर फर्दर क्या होगा? इसका हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसका हाइपर फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है, ये RB है। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा, और ये हाइपर फॉस्फोराइलेशन भी यही करवाएगा, साइक्लिन D और CDK ही करवाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमने इस पर फॉस्फेट लगा दिए। तो जैसे ही ये हाइपर फॉस्फोराइलेट हुआ, अब E2F जो होगा यहाँ से आपका फ्री हो जाएगा, ओके। अब ये जैसे ही E2F फ्री हुआ, अब ये क्या करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा, किसका? साइक्लिन E, जिससे कि क्या हो जाएगा? G1 to S फेस का ट्रांजिशन हो जाएगा। दूसरा ये क्या करवाएगा? साइक्लिन A का करवाएगा, जिसकी वजह से ये जो है S फेस में अब ये सेल चला जाएगा। तो S फेस में जो है जो भी और जीन की या प्रोटीन की एक्सप्रेशन की ज़रूरत है वो साइक्लिन A करेगा वहाँ जाके,
ठीक है। और नेक्स्ट ये क्या करवाएगा, ये E2F किसका ट्रांसक्रिप्शन और कौन से जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन करवा देगा। ठीक है, फाइन। सो ये इतने काम होंगे इसकी वजह से, और फाइनली सेल जो है G1 से S फेज में चला जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट ऑल इवेंट्स अकर इन G1 स्टेज। ठीक है, तो अब हम ये थोड़ा सा इस RB जीन के बारे में पढ़ेंगे कि ये RB जीन, क्योंकि क्वेश्चन आता है अक्सर कि म्यूटेट कर दिया या हाइपो म्यूटेंट हो गए या हाइपोफॉस्फोराइलेशन है या हाइपर फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, म्यूटेंट्स इसके। ओके, सो हम यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के म्यूटेंट देख सकते हैं। एक है कि अगर ये RB जो है फॉस्फो म्यूटेंट, अगर कुछ ऐसा वर्ड लिखा रहे फॉस्फो म्यूटेंट RB, तो क्या कंडीशन होगी। फॉस्फो म्यूटेंट रेटिनोब्लास्टोमा का मतलब है कि इस पे नो फॉस्फोराइलेशन, कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया है इसके कुछ रेसिड्यूज पे कि इस पे कोई भी फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता। तो अगर फॉस्फोराइलेशन इस पे नहीं होगा तो क्या कंडीशन होगी, E2F जो होगा इनएक्टिव रहेगा और फिर नो सेल साइकिल। ठीक है, नो सेल साइकिल प्रोग्रेशन, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी G1 फेस में ही। ये फर्स्ट म्यूटेंट था। ठीक है, अगर आपका दूसरा म्यूटेंट है कि आपके RB जीन में हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो जाए। ठीक है, ये हमेशा ही हाइपर फॉस्फोराइलेशन का मतलब RB हमेशा ही फॉस्फोराइलेटेड रहे, तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में E2F हमेशा फ्री रहेगा और सेल साइकिल चलती ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, सेल साइकिल हमेशा चलती रहेगी, तो जिसकी वजह से फिर जब सेल हमेशा डिवाइड होता रहता है तो वो कंडीशन कौन सी होती है, कैंसर। तो मोस्टली जो कैंसरस सेल होते हैं उसमें जो RB जीन होता है वो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड होता है। सो ऑल इन ऑल आप क्या कह सकते हैं कि RB क्या कर रहा है, ट्यूमर या कैंसर होने से रोक रहा है, तो इसीलिए RB को हम ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कहते हैं। ठीक है, जो ट्यूमर को रोकता है। सो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेटिनोब्लास्टोमा जीन या रोल ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा इन G1 फेज। ठीक है, नॉर्मली जो भी ये RB जीन जो है इनका जो म्यूटेशन होता है वो रेसेसिव होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मतलब जब तक कि इनके दोनों एलेल्स में म्यूटेशन ना हो तब तक ये अपना फंक्शन लूज़ नहीं करते हैं। तो रेटिनोब्लास्टोमा में RB जीन में बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप के तीन तरीके से म्यूटेशन हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो रेटिनोब्लास्टोमा या तो ये हेरिडेटरी होगा। ठीक है, जिसमें क्या हो कि स्टार्टिंग से ही मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही जो है दोनों जो एलेल्स हैं इसके, बोथ एलेल्स दे आर म्यूटेटेड। ठीक है, दोनों एलेल में म्यूटेशन हो। ठीक है, तो RB जीन जो है फंक्शनल नहीं होंगे, तो इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करता है। दिस इज़ वेरी लीथल कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन है आपकी पार्शियल हेरिडेटरी, जिसमें क्या होता है सिर्फ एक एलेल में वन एलेल इज म्यूटेटेड। ठीक है, एक एलेल म्यूटेटेड है मतलब डेवलपमेंटल कंडीशन में, लेकिन दूसरा एलेल जो है फंक्शनल है। तो इसमें जब फर्दर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कोई सोमैटिक म्यूटेशन होते हैं बाद में, तब जाके ये लीथल होगा, वरना नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन होती है आपकी सोमैटिक
सेल म्यूटेशन। तो ये डेवलपमेंटल स्टेज में नहीं होता, ये एडल्ट लाइफ में, मतलब इसमें दोनों एलेल जो होते हैं, बोथ एलेल फंक्शनल होते हैं, बोथ एलेल जो होते हैं नॉर्मल या जो भी कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि 2 बार म्यूटेशन होता है सोमैटिक सेल में, फिर उसके बाद रेटिनोब्लास्टोमा होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेटिनोब्लास्टोमा in relation to G1 cell cycle, G1 stage. So I hope थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो let me stop here. So in the next video I'll tell you how regulation in G2 phase. So thank you so much.